हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो इकोनॉमिक्स में अक्सर उनसे सवाल पूछे जाते हैं हमारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी है ना, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी में कोई एग्ज़ाम हो, सीपीओ, एमटीएस, ये सारे एग्ज़ाम्स, रेलवे का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ का एग्ज़ाम जो आ रहा है हमारा, या फिर टेक्नीशियन ये एएलपी का एग्ज़ाम हो, आप कहें कोई अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम्स लाइक डिफेंस एग्ज़ाम हो, एनडीए, सीडीएस वगैरह, तो उनमें अक्सर इकोनॉमिक्स से हमें सवाल देखने को मिलते हैं। और बेसिक जो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिक टर्म्स के बारे में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, उनके ऊपर अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं और हम अक्सर उन सवालों में फंस जाते हैं। तो पहले क्या करना है, हम थोड़े से टर्म्स पढ़ेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करेंगे टर्म्स के बारे में, फिर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे जो 25 क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, वो सवाल हमने इसमें इंक्लूड किए हैं और आपको वो एक एक्सप्लेनेशन भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में। डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करना। देखिए, इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक प्रैक्टिकल सेंस में बात करते हैं हम, किसी भी देश की जो प्रैक्टिकल सेंस में बात करते हैं, लाइक कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा है, या आप कहें कि चाइना की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आप कहें यूएस की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो ये प्रैक्टिकल सेंस में हम जो बात करते हैं वो उसको हम इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम विपरीत में देखें कि इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज़ें जो दोनों चीज़ें हैं ये बात एक ही चीज़ के बारे में कर रही हैं, लेकिन इनका सेंस अलग है। जो इकोनॉमिक्स है वो एक सब्जेक्ट है ना, या आप कहीं एक थ्योरी के बारे में बात करता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स जो है ये हमें एक एनालिसिस बताता है कि हम कैसे जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। हम ये भी खरीदना चाहते हैं, वो भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है ये एक थ्योरी प्रस्तुत करता है हमें। इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम कुछ फॉर्मूले या फिर कुछ तरीके ऐसे निकालते हैं जिनसे हम अपनी अनलिमिटेड डिमांड्स या अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको लिमिटेड सोर्सेज के साथ फुलफिल कर सकें। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अनलिमिटेड जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। इकोनॉमिक्स यही कहता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है इकोनॉमिक्स को। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो बात करता है हमारे नेशनल लेवल पे, है ना, एक बल्क में बात करता है, नेशनल लेवल पे बात करता है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, जैसे मेरी इनकम कितनी है, या मैं कितना खर्चा करता हूँ, या मेरी सोर्सेज क्या क्या है इनकम के, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो एनालिसिस होता है वो बेस्ट एनालिसिस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। इससे हमें जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकलिटी है, उसका अंदाज़ा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब हम एनालिसिस करते हैं तब। तो आई होप आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, तो आप देख सकते हैं, सोशल साइंस कंसर्न चीफली विथ डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि एक एनालिसिस होता है, इकोनॉमिक्स एक एनालिसिस है किसका, कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है गुड्स का, है ना, और सर्विसेज का अमंग द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन और पर्टिकुलर एरिया, और कंजप्शन कैसा हो रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं, वो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे होते हैं। देखिए, अब जीडीपी क्या होता है, इनको मैं और आगे आपको अच्छे से एलेबरेट करने वाला हूँ, लेकिन आप फिर भी यहाँ एक ओवरव्यू देख लीजिए। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी जो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ना, जिससे पूलिंग हो। मान लो अगर आपकी फैमिली में 5 लोग कमाने वाले हैं, एक है बैंकिंग सेक्टर में, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, एक आप कहें कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, एक होलसेल दुकान खोल रखी है, एक ट्रांसपोर्ट में है। तो जो ये पूलिंग हो रही है ना आपके घर में जो पूलिंग हो रही है, टोटल जो इनकम बन रही है 5 एरियाओं से, उन्हीं को हम बोलते हैं कि आपके घर की टोटल इनकम या फिर आपकी घर की टोटल जीडीपी कितनी है, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ है। अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी ऑफ इनकम्स हैं, उनको हम टोटल करके बोलें तो एक जीडीपी बोल सकते हैं। बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी होता क्या है ये आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लीजिए, जीडीपी प्लस फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स टू एब्रॉड। ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखो, फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या होता है कि एब्रॉड से रेमिटेंस हो रहा है,
एब्रॉड में मान लो कोई सिटीजन रहता है इंडिया का, वो बाहर काम कर रहा है, वहाँ से पैसे भेज रहा है, तो उसका हो गया फ्रॉम एब्रॉड आ रहा है। और अगर मान लो कोई फॉरेन का बंदा अपनी इंडिया में रह के बिजनेस कर रहा है, तो वो भी यहाँ से पैसे अपनी कंट्री भेजेगा, तो जो भेजने वाला है उसको माइनस कर देंगे, और जो हमारी इंडिया में आ रहा है, हमारे कंट्री में आ रहा है बाहर से रेमिटेंस, उसको हम बोलेंगे फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम एब्रॉड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, ये टर्म्स हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया ये। इसको समझिए आप, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन 1 ईयर। देखिए हमारे देश में जो भी गुड्स या फिर जो भी चीज़ों का मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर सर्विसेज हो गया, देखो सर्विसेज कैसे आ जाती है इसमें। मान लो आपने टेली ऑपरेटर हो आप, मान लो आप सर्विस सेंटर में काम करते हो, ठीक है, मान लो आप एप्पल के सर्विस सेंटर में काम करते हो, है ना, कस्टमर केयर में काम करते हो, तो आप जो सर्विस दे रहे हैं, है ना, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री और इंटरनेशनली आप जो सर्विस दे रहे हैं, तो उसका जो पेमेंट आपको होगा, तो वो भी आपको सोर्स ऑफ इनकम ही हुई ना, ठीक है, सर्विस का आपको जो पेमेंट मिलेगा। तो इसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ए कंट्री। एक देखो जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है जीएनपी और जीडीपी में, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जीडीपी होता है ना, जीडीपी हमारी कंट्री के एक जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, मतलब कि इंडिया के बाहर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत, तो इस जो अंदर एरिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, चाहे वो फॉरेन का बंदा दे रहा हो या फिर इंडिया का दे रहा हो, इंडिया का बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा हो या फॉरेन की कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, वो दोनों की दोनों चीज़ें जीडीपी में इंक्लूड होंगी। जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होगा? देखिए जीडीपी में इंक्लूड होगा हमारा नेटिव सिटीज़न, है ना, नेटिव सिटीज़न जो रह रहा है हमारे यहाँ इंडिया में एक्टिव रूप से, प्लस जो फॉरेनर है वो, ठीक है। ये हो गया जीडीपी। ज्योग्राफिकल एरिया आप समझ रहे हैं ना, बाहर अगर इंडिया का कोई बंदा बाहर रह रहा है तो वो ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर हो गया ना। अगर वो बाहर हो गया तो फिर वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। अब जीएनपी की बात करते हैं। जीएनपी की बात करी जाए तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, जो फॉरेनर रह रहा था उसको हटा देते हैं, और जो अपना इंडिया फॉरेन, अपना बंदा फॉरेन में जो रह रहा था वो जो रेमिटेंस कर रहा है वो जीएनपी में इंक्लूड होगा। तो आपको समझ में आ गई ना चीज़ें, क्या बोल रहा हूँ मैं। जीएनपी में क्या, टोटल वैल्यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज सिटीजन्स और कंपनीज इन 1 ईयर। अब ये सिटीजन्स इंडिया में भी हो सकते हैं, ये कंपनी इंडिया में भी हो सकती हैं, या फिर इनकी ब्रांचेस अफ्रीका, है ना, और अदर नेशंस जो भी हैं हमारे इंटरनेशनली, हमारे जो आप कहें प्रोडक्शन यूनिट्स जो लगी हुई हैं अलग अलग देशों में, वहाँ से जो पैसा हम कमा रहे हैं, या फिर हमारा सिटीजन्स जो बाहर रह रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोई भी जो, जैसे यूएस में बहुत ज़्यादा लोग सेटल हैं, है ना, तो रेस्टोरेंट वगैरह जो भी बिजनेस आपके ओवरसीज चल रहे हैं, उससे जो इनकम होती है वो जीएनपी में इंक्लूड होती है। और इसमें हमारे जो इंडिया में फॉरेनर रह रहा था उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसने जो भी इंडिया में कमाया उसको। तो एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन हटा दिया जाएगा जीडीपी से, तो उसको बोलते हैं एनडीपी, है ना। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन हटा दे। अब डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं आप पहले। डेप्रिसिएशन होता है क्या, देखिए आपको ग्राफ दिख रहा है, देखो स्टार्टिंग में आपने एक कार खरीदी, ठीक है, तो आपकी कार की वैल्यू 100% होती है शोरूम में। आप जैसे घर में आते हो, धीरे धीरे आप यूज़ करते हो कार में, तो कार की जो वैल्यू है ना, क्यों वैल्यू कम होती जाती है, देखो यूसेज के वजह से उसमें बियर एंड टियर होता है, टायर्स खराब होते हैं, इंजन्स खराब होते हैं, है ना, उसकी मशीनरीज खराब होती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो डेप्रिसिएशन बढ़ता जाता है और जो वैल्यू है वो घटती जाती है, वो कम होती जाती है, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। चलिए इसके पहले आपको एक चीज़ और समझाने की बात करता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। जो एनएनपी है ना हमारा, ये वाली जो टर्म है इसको हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जब हम जीडीपीज कंट्रीज़ की, अलग अलग कंट्रीज़ की कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वो एनएनपी टर्म्स का यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पर देख लीजिए पर्सनल इनकम के बारे में आपका क्या ख्याल है। पर्सनल इनकम समझने की कोशिश करते हैं। देखो पर्सनल इनकम होता क्या है, पीआई क्या होता है कि टोटल इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल, है ना, टोटल इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल, है ना, एंड फ्रॉम ऑल सोर्सेस बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स। मतलब कि जो पर्सनल इनकम है उसको आप कह सकते हैं कि टोटल इनकम जो एक बंदा कर रहा है सारे सोर्सेज से, लाइक कोई पढ़ा रहा है, पढ़ाने के साथ साथ कोई और दूसरे भी काम कर रहा है ना। और ये पर्सनल इनकम कब बोलेंगे, जब उसमें से इनकम टैक्स नहीं कटा, आपका जो टैक्स कटता है ना वो सारा टैक्स नहीं कटा, उसको अपन बोलते हैं पर्सनल इनकम।
अब आपको एक बात और बताता हूँ कि पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम होता क्या है, नेशनल इनकम आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नेशनल इनकम यही होता है कि नेशनल इनकम मतलब आपकी कंट्री में जो भी इनकम हो रहा है हर सोर्स से, ठीक है, हर सोर्स से जो इनकम हो रही है उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, अगर आप पर्सनल इनकम नेशनल इनकम से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं। मान लो आपको एक बताता हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट यूसीपी माइनस करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है ये बताता हूँ मैं आपको। जो यूसीपी होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं, मान लो आपने शेयर खरीदा है ना, आपने शेयर खरीदा और आपकी शेयर की कीमत बढ़ गई है, आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं उसमें आपकी जो कीमत है वो बढ़ गई है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है ना, वो आपके हाथ में तो पैसे नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको माइनस कर देते हैं। और फिर दूसरी चीज़, जो आप जैसे आप सैलरी आती है आपकी, आप गवर्नमेंट जॉब में हो गए मान लो या प्राइवेट जॉब में हो गए, जो आपका प्रोविडेंट फंड कटता है, जो पेंशन के टाइम पे आप रिटायरमेंट के टाइम पे आपको फंड मिलता है उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। उसको आप सोशल सिक्योरिटी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बोलते हैं, उसी को हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो वो भी आपके अभी हाथ में नहीं है, आप अभी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो आपकी जो पर्सनल इनकम है उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो सोशल सिक्योरिटी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एसएससी, उसको भी माइनस कर दो। हाँ, लेकिन इसमें आप अगर एक टर्म आता है ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है, इसके बारे में समझते हो आप, क्या जानते क्या हो इसके बारे में। जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, मान लो आपको किसी ने गिफ्ट दी, ठीक है, आपको 1 लाख रुपए की गिफ्ट दी किसी ने, तो ये तो आपकी इनकम में जुड़ेगी ना, क्योंकि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है ट्रांसफ़र पेमेंट, ये आपका इनकम में इंक्लूड होगा, पर्सनल इनकम में। अब जो ये पर्सनल इनकम बनी हुई है, तो कैसे बनी पर्सनल इनकम, इसमें से नेशनल इनकम थी, नेशनल इनकम में से हमने यूसीपी हटाया, एसएससी हटाया। एसएससी मतलब जो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन हम करते हैं अपने प्रोविडेंट फंड में, पीएफ अकाउंट में, उसको हटाया, है ना। ट्रांसफ़र पेमेंट को जोड़ा, आपके इनकम में इंक्लूड होगी। अब एक टर्म आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये जो पर्सनल इनकम हमने जो कैलकुलेट करी थी यहाँ से, पर्सनल इनकम में से अगर इनकम टैक्स डिडक्ट कर दिया जाए, है ना, इनकम टैक्स अगर हटा दिया जाए तो यही आपका बन जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा देखो इकोनॉमिक्स है, आपको थोड़ा दिमाग लगा के इस चीज़ को समझना पड़ता है। आप एक बार इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और क्लियर होंगे तो आपको ये फॉर्मूले, अक्सर फॉर्मूले से ही सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मार्क करके आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये डेप्रिसिएशन हमने देख लिया है। एफडीआई के बारे में बात करते हैं। एफडीआई होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फुल फॉर्म है। ये कुछ नहीं होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी या फिर इंडिविजुअल जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कर रहा होता है, ठीक है। फॉरेन नाम समझ रहा ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टैरिफ क्या होता है, ये टैरिफ कुछ नहीं होता, ये टैक्स इम्पोज किया जाता है जब आप इंपोर्ट करवाते हो ना चीज़ें बाहर से। मान लो आपने आईफोन खरीदा है ना, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो दूसरे देश में है, तो वहाँ से अगर आईफोन आ रहा है तो आईफोन पे जो टैक्स लगता है ना, उसी को हम बोलते हैं टैरिफ। इससे क्या होता है, आईफोन मान लो वहाँ 50,000 का मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन उसमें कुछ टैरिफ लग के मान लो वो हो गया 65,000 का, तो जो 15,000 रुपये है ना, वो क्या हो गया हमारा टैरिफ, है ना, 15,000 रुपये टैरिफ हो गया। तो इसी को बोलते हैं। और इससे गुड्स, जो इम्पोर्टेड गुड्स होती हैं, इम्पोर्ट मतलब जो हम आयात करवाते हैं चीज़ों का, वो महंगी हो जाती हैं। SEZ क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनके बारे में समझना होगा आपको। ये एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा एरिया होता है कंट्री में जहाँ पर सेपरेट बिजनेस और ट्रेड लॉज होते हैं। मतलब बाकी जो कंट्री में, हमारे इंडिया में बाकी जगह जो लॉज चल रहे हैं बिजनेस के लिए, उनसे थोड़ा अलग होते हैं। इनमें एक्चुअली क्या होता है, इनमें ढील दी होती है, लॉस थोड़े वैसे बनाए जाते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट और आप कहें मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट आसानी से हो जाए, बिजनेस आसानी से एस्टेब्लिश हो जाए, है ना। तो वो थोड़े लूज लॉज एम्प्लाई होते हैं इनके लिए, तो ये इनको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और इनमें होता क्या है, जैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि आप अगर मान लो कोई फॉरेन वाली कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसकी स्टार्टिंग के 5 साल टैक्स नहीं देना पड़ता, है ना। और भी चीज़ों में जो जैसे ग्रीन जो कार्बन एमिशन है, कार्बन एमिशन में भी थोड़ी डील दी जाती है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये डिफरेंस होता है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में। मान लो आपने 15,000 का इम्पोर्ट किया, 15,000 करोड़ का इंपोर्ट किया और 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो जो डिफरेंस आ रहा है 1,000 करोड़ का, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड।
जो फिस्कल पॉलिसी सिंपल सी बात है कि जो रेट वगैरह टैक्स रेट्स हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। कार्बन टैक्स क्या होता है? कार्बन टैक्स बेसिकली ये होता है जब आप मतलब कि आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसका काम बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से नहीं चल सकता, तो ग्रीन हाउस पॉल्यूशन जो होता है कार्बन CO2 के वजह से, है ना, तो उस एमिशन पे अगर आपकी कंपनी नहीं चल सकती, मतलब एमिशन होना ही होना है, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है और आपसे बोलती है कि आप टैक्स देके लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो अपनी कंपनी से। चलिए, तो ये हमारा कुछ टॉपिक्स थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं MCQs की, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इन ए ईयर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको, आप बताइए। इसका आंसर होगा नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम आपको मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेशनल इनकम क्या क्या इंक्लूड करता है? वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, कौन करता है ना, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो देता है? तो ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो आप आंसर टिक कीजिए। चलिए ठीक है, इसका आंसर जो है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए IMF कब बनता है इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 1944 में ब्रेटन कॉन्फ्रेंस जो होता है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, उसके हिसाब से 1944 में इसका फॉर्मेशन होता है। और ये बेसिकली आपको मॉनेटरी एड देती हैं। ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट नेशंस को इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से जो मॉनेटरी एड है वो दिया जाता है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोनों का वो वाशिंगटन DC है ना, वाशिंगटन DC में है, न्यूयॉर्क में है। और जो अगर बात की जाए इनकी हेड की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उनकी हेड कौन है? क्रिस्टलियाना जॉर्जियावा इनकी हेड है। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इनकम टू इंडियाज इकोनॉमी, ये आपको बताना। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए हमारी इंडिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो 3 सेक्टर में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। चलिए बताइए आंसर क्या होगा आपके हिसाब से जी। आंसर इसका होगा टर्शरी सेक्टर, या आप कहें सर्विस सेक्टर, ठीक है। टर्शरी सेक्टर को ही बोलते हैं हम सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो वही है कि हमारा जो इंडिया में कंट्रीब्यूशन है इनकम का वो सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर्स में है। और टर्शरी सेक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? लाइक सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ जाता है? रियल एस्टेट हो गई, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गए, टीचिंग हो गई, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? सर्विस सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर इंडिया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो GDP कैलकुलेट करता है इंडिया के लिए? अपना आंसर बताइए क्या होगा इसमें? CSO होगा, DEO, NSSO, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर है वो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन होता है ये एक्चुअली मर्जर है, किस किस का है ये मर्जर? CSO जो है ये मर्जर है NSSO और NSO का, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का मर्ज कर दिया गया 2019 में, उसके बाद बनता है CSO सॉरी। और वैसे अगर फॉर्मेशन देखा जाए अगर NSO और इन दोनों का, तो ये 2 मई 1991, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो चीज़ ये है कि जो CSO है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है ये ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP का कौन सा पार्ट है? आप ये बताइए कि GNP, अभी मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि GNP में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। देखिए GNP क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट उसमें होगा? नहीं होगा। इंपोर्ट उसमें इंक्लूड करा जाएगा? नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, जो पैसा है बाहर से, एक रेसिडेंट है हमारे इंडियन सिटीजन बाहर से अगर भेज रहा है, रेमिटेंस भेज रहा है, तो वो GNP में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज नोन एज, एवरेज इनकम को क्या बोलते हैं कंट्री की? रियल इनकम बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, नन ऑफ द अबव? चलिए आंसर बताइए। तो ये है हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बेसिकली कुछ नहीं है, एक एवरेज इनकम है। मान लो अगर हमारे इंडिया में 10 लाख करोड़ रुपए जो भी हैं कमाए जाते हैं, लेट सपोज
ज़ीरो आप इंक्लूड कर लिए, कितने हो रहे हैं, 3 3 6 7, है ना, 1000 करोड़ हो गए हैं ये, 1000 करोड़, और हमारी जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़। तो इससे जो डिवाइड करने पे आपको मिलेगा वही होता है हमारा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय पर पर्सन अ नेशन और जोग्राफिकल रीजन, उसको बोलते हैं हम पर कैपिटा इनकम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट SEZ आर देयर इन द कंट्री प्रायर टू द एनेक्टमेंट ऑफ SEZ एक्ट। देखिए, एक SEZ एक्ट जो है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में आता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पहले जब ये एक्ट नहीं आया था, उसके पहले हमारे इंडिया में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे। चलिए आप पहले आंसर बताइए, फिर मैं आपको एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो इसका आंसर है 7 सेंट्रल जोन थे और 12 प्राइवेट, या आप कहें कि स्टेट वाले जो थे ना, वो 12 थे, ठीक है। अभी कितने हो गए हैं, अगर अभी की बात की जाए तो अभी जो वर्किंग है ना, वो कितने हैं, 270 SEZs, है ना, 270 SEZs हैं, और जो अप्रूव्ड हैं वो कितने हो गए, 425। तो आपसे सवाल या तो 270 आएगा ऑप्शन में, या 425 आएगा, या फिर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि 2005, और ये भी आप देख लीजिए 2000 में ये एक प्रपोजल आया और 2005 में इसका एनेक्टमेंट होता है SEZ का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट SEZ, आपसे सवाल पूछ लिया कि इन चारों में से, फाल्ता, कोची, नोएडा, चित्तूर, इनमें से कौन सा एक SEZ है, ठीक है, तो वो आपको बताना है, बताइए। अच्छा चलिए, तो इसमें से जो चित्तूर वाला है वो एक SEZ है, सेंट्रल SEZ है वो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है SEZ चित्तूर। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ SEZ, कौन सा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश, आप बताइए। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। इसमें कन्फ्यूज़न है, कहीं पर आपको तेलंगाना मिल जाएगा, लेकिन मैंने उसको वेरीफाई किया है तो वो तमिलनाडु आंसर है। नंबर ऑफ SEZ कितने हैं, 54, है ना, SEZ 54। अगर वैसे भी अगर ऑप्शन आता है तेलंगाना, दोनों दिए हुए हैं, तो तेलंगाना में जो काफ़ी जगह दिखा रहा है आंसर, वो 68 दिखा रहा है, लेकिन ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कहीं से, तो ये थोड़ा डाउट वाला सवाल है। लेकिन आपको याद रखना है, या तो तेलंगाना होगा ऑप्शन, या तमिलनाडु होगा। तो अब अगर दोनों है तो तमिलनाडु लगाना, और एक है तो आपको तेलंगाना लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP, है ना, फैक्टर कॉस्ट पे NNP का कौन सी नाम से और बुलाया जा सकता है NNP को, तो वो बुलाते हैं हम, आप बताइए, ऑप्शन बताइए, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, या फिर GNP, या फिर NDP, ठीक है। तो इसको हम बुलाते हैं नेशनल इनकम के नाम से। नेशनल इनकम द एग्रीगेट अर्निंग ऑफ द नेशन करंट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, प्रॉफिट्स बिजनेस आफ्टर टैक्स, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। सॉरी, एक क्वेश्चन और है कि विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टू स्टडी द एग्जिस्टिंग SEZ पॉलिसी। जो SEZ पॉलिसी चल रही है, इसके लिए एक कमेटी बनाई है ना, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, कि इसके बारे में आप एनालिसिस कीजिए कि ये सही काम कर रही है कि नहीं, तो उस कमेटी का नाम बताना है। तो कमेटी क्या है ना, किस नाम की है, बाबा कल्याणी कमेटी, पंची कमेटी, रंगनाथ कमेटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप अपना आंसर टिक कर चुके होंगे। तो इसका आंसर है बाबा कल्याणी कमेटी। बाबा कल्याणी कमेटी जो है, मिस्टर बाबा कल्याणी ने हेड करी है इसको, और ये जून 2018 बनाई गई थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनकी एनालिसिस करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए कि वाकई में उनसे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता। आपके पास 4 ऑप्शन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेंजिबल गुड्स, और या फिर इंटेंजिबल गुड्स। तो FDI क्या होता है, जिसमें टेंजिबल गुड्स को ही मान्यता दी जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ह्यूमन रिसोर्स, इंटेंजिबल गुड्स, ये सारी चीज़ें FDI में नहीं आती। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो GST काउंसिल है, उसको हेड कौन कर रहा है इंडिया में, कौन करता है हेड? तो ऑप्शन है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हेड करते हैं, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा हेड करते हैं। चलिए आप अपना आंसर टिक कीजिए, फिर इसको समझते हैं। जो GST काउंसिल है उसको हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया के, ठीक है। जो GST काउंसिल है उसमें 33 मेंबर्स होते हैं, 33 मेंबर्स होते हैं GST काउंसिल में, और इसको हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। जो फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे, वो कौन थे, अरुण जेटली जी, और अभी कौन चेयरमैन है, वो है निर्मला सीतारमण जी। अच्छा, एक सवाल आपसे, GST लागू कब हुआ, GST कब आया? तो वो आया था 1 जुलाई 2017। ओके, तो GST डे कब मनाया जाता है इसके हिसाब से, 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है।
और एक सवाल आपसे और बनता है कि वर्ल्ड में जीएसटी इम्प्लाई करने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो था फ्रांस। फ्रांस जो था उसने जीएसटी इम्प्लाई किया, और अभी लगभग 140 जो देश हैं वो जीएसटी टैक्स इम्प्लाई कर रखा है अपनी अपनी कंट्रीज़ में। और एक सवाल और है आपके लिए, वो ये कि इंडिया में जो सबसे पहले जीएसटी था वो कौन से स्टेट ने लागू किया था, तो वो था असम। असम राज्य ने जीएसटी सबसे पहले जो इम्प्लाई किया था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप बताइए। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सर्विस टैक्स, बताइए। तो इसमें कस्टम ड्यूटी जो है वो जीएसटी में इंक्लूड नहीं होता। कस्टम ड्यूटी जो टैक्स है वो जीएसटी में इंक्लूड नहीं होता। ये कब लगता है, जब इंटरनेशनली जो बॉर्डर क्रॉस करके गुड्स इधर से उधर जाती हैं तब ये कस्टम ड्यूटी टैक्स लगता है। तो ये अलग से एक टैक्स है, ये जीएसटी में इंक्लूड नहीं होता। तो आज का हमारा यही वीडियो था, इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपको समझ में आई हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा हम जैसे भी कोई सी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे, या फिर आप अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहें। बाकी आज का मोटिवेशनल कोट आपके लिए, पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ़ यू वांट ए डिफरेंट टुमारो। देखो, आपको कल से ज़्यादा आज मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको आने वाला कल बेहतर चाहिए तो। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो सारा पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल है। तो जीएस पाठशाला नाम से आप देख सकते हैं कहाँ पर, चैनल हमारा टेलीग्राम पर। बाकी धन्यवाद।